नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 की। F11 कला समेकित शिक्षा, जिसमें आज हम जानेंगे बाल कला की समझ। बाल कला किसे कहते हैं, इसकी समझ को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके पूर्व वीडियो में हमने जाना था कला किसे कहते हैं और क्षेत्रीय कला किसे कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को और इसमें हम जानेंगे बाल कला की समझ। बाल कला मानव मूल्यांकन के नए तरीके तथा मनोविज्ञान के विकास के कारण नई नई बातें आज हमारे सामने आ रही है। बाल कला भी ऐसी ही एक समस्या है। आज से कुछ दशक पहले ही इस शब्द का जन्म माना जाता है। मानव मूल्यांकन का जितना विकास होता है, मनोविज्ञान का जितना विकास होता है, उसी के अनुसार नई नई समस्याएं, नई नई परेशानियां और नए नए खोज हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। उसी में से बाल कला भी एक है। बाल कला बहुत पहले से हमारे समक्ष मौजूद थी। इसकी खोज कुछ दशक पहले ही हुई है। इस शब्द का जन्म जो है कुछ दशक पहले ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेनर ने 1854 ईस्वी में अपनी शिक्षा संबंधी पुस्तक में एक क्रांतिकारी बात, जिसमें बालक को कलाकार माना है। हर्बर्ट स्पेनर ने एक किताब लिखे 1854 ईस्वी में। तो उसने अपनी शिक्षा संबंधी पुस्तक में एक क्रांतिकारी बात कही थी। उसने क्या कहा था? बालक को कलाकार माना था। उनका मानना था कि एक बालक ही कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है। उन्होंने अपनी किताब में दो बातों पर विशेष ध्यान दिया था। पहला बात यह था कि बालक सर्वप्रथम व्यक्त क्या करना चाहता है। बालक सर्वप्रथम व्यक्त क्या करना चाहता है, बालक को कौन सी चीज़ है जो व्यक्त करना चाहता है। और उन्होंने दूसरी बात कही थी कि उसे सबसे अधिक प्रसन्नता किस अभिव्यक्ति से मिलती है। उन्होंने दो बात कहा था कि हमको दो चीज़ जानना चाहिए कि जो बालक होते हैं वो व्यक्त क्या करना चाहते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो करना वो चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसे सबसे अधिक प्रसन्नता किस प्रकार की अभिव्यक्ति से मिलती है, वो कौन सा कार्य है जो बच्चा करके बहुत ही प्रसन्न रहता है। फिर आगे उन्होंने कहा था कि बच्चा उन्हीं वस्तुओं को पहले अभिव्यक्त करना चाहेगा जो आकार में बड़ी एवं आकर्षक रंग की हो। आप देख सकते हैं बच्चे को यदि हम कहते हैं कोई आकृति बनाओ या कोई चीज़ को एक्सप्रेस करो, यानी कि अभिव्यक्त करो, तो बच्चा सबसे पहले उन्हीं वस्तुओं को अभिव्यक्त करना चाहेगा, यानी कि बनाने का प्रयास करना चाहेगा जो कि आकार में बड़ी, आकार में वो बिग हो, आकार में वो क्या हो, बड़ी हो, यानी कि बिग हो, और आकर्षक रंग की हो, यानी कि उसकी कलर योजना क्या होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। उन्हीं वस्तुओं को बच्चा जो है पहले बनाने का प्रयास करेगा तथा वह वस्तुएं जिनके साथ बच्चे को रहने में आनंद प्राप्त हो। तीसरी वो वस्तु हो सकती है कि जिनके साथ रहने में बच्चे को आनंद मिले, यानी कि बच्चे की खुशी हो। या फिर मानव जिससे कि उसे स्नेह मिला हो, या उन व्यक्ति का वो चित्रण करना चाहेगा जिससे उसे स्नेह मिलता हो, यानी कि प्यार मिलता हो। इसके अलावा घरेलू एवं पालतू जानवर तथा मकान जहाँ वह रहता हो, या प्रतिदिन जिन वस्तुओं को वो देखता हो, उन्हीं के चित्रण में उसे आनंद मिलता है। यदि हम छोटे बच्चे को कह दें कोई चित्र बनाने के लिए, तो यहाँ वर्णित इन्हीं चीज़ों में से वो अंकन करेगा। पहले उन चीज़ों को बनाएगा जो आकार में बड़ी हो, उसमें आकर्षक रंग हो, या फिर
उन वस्तुओं को बनाएगा कि जिनके साथ उसे रहने में आनंद की प्राप्ति हो, खुशी की प्राप्ति हो। इसके अलावा उस मानव को उनको बना सकता है कि जिससे उसे प्यार मिलता हो, स्नेह मिलता हो। इसके अलावा कोई भी पालतू जानवर या वह मकान, वह घर जहाँ वह प्रतिदिन रहता हो और जिन वस्तुओं को वो प्रतिदिन देखता हो, उनका भी वो चित्रण करने में आनंद की अनुभूति करेगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप सभी को याद रखनी है यहाँ पर, 1887 ईस्वी में बाल कला शब्द का प्रयोग इटली के कोरा डोरिकी, उनका नाम है कोरा डोरिकी, ने अपनी पुस्तक बच्चों की कला में किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप सभी को याद रखना है। 1887 ईस्वी में कला शब्द का प्रयोग इटली के कोरा डोरोगी ने अपनी पुस्तक बच्चों की कला में किया है। बाल कला से प्रश्न आपको जो है प्रत्येक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखिएगा कि 1887 ईस्वी में बाल कला शब्द का प्रयोग इटली के कोरा डोरोकी ने अपनी पुस्तक बच्चों की कला में किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1930 ईस्वी में जेम्स सली ने अपनी पुस्तक स्टडीज ऑफ चाइल्डहुड में सर्वप्रथम बाल कला की चर्चा की है। उसके बाद स्टडीज ऑफ चाइल्डहुड किताब आता है, उसमें बाल कला की वो चर्चा करते हैं। उन्होंने बताया कि इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चा पूरा कलाकार होता है। एक चीज़ हमको समझना चाहिए कि हम बाल कला की बात करते हैं या बच्चों की कला की बात करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि बच्चा जो है पूरी तरह से कलाकार होता है, बल्कि जो भी उल्टी सीधी रेखाओं द्वारा बिना योग्यता के चित्र बनाता है या किसी भी आकृतियों में अपनी इच्छा अनुसार हाथ पाँव बनाता है, वही उसकी कला है। यह की समझना चाहिए कि बच्चा क्या करता है, कुछ भी आकृतियाँ बना दी, जैसे कि मैं आकृतियाँ बना दिया, वैसा आकृति बना दिया कुछ भी। अब बच्चा क्या करेगा, यहीं से वो हाथ और यहीं से वो पैर भी दिखा सकता है। तो ये एक बच्चों की एक कला हो गई। बच्चे क्या करते हैं, बाल भी बना सकते हैं या आँख बना देगा वो। ये एक बच्चों की कलाकृति हो, कहीं से भी हो, हाथ पैर कुछ भी हो, बच्चा बना सकता है। तो ये एक बच्चों की कला हो गई। तो इसको हम बच्चों की कला बोलते, लेकिन वो कलाकार उसको नहीं बोलेंगे, वो बच्चों की कला है जो बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। कभी कभी बच्चा घर का निर्माण करेगा तो उसमें अंदर रखी हुई वस्तुओं को भी बना देगा जो कि वास्तव में बाहर से दिखाई नहीं पड़ती। कई बार बच्चा क्या करेगा, मान लीजिए कि बच्चा घर की आकृति बना रहा है, वो घर ऐसे बना देगा, तो घर बनाने के बाद वो क्या कर सकता है, घर के अंदर जो भी वस्तुएं रखी हुई है, मान लीजिए घर के अंदर बेड है, उस पर कुछ सामान रखा हुआ है, तो क्या करेगा, घर के अंदर रखी हुई वस्तुओं को भी निरूपित कर देगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि घर तो पूरा पैक रहता है, वो दीवार रहता है, तो अंदर रखी वस्तुएं तो दिखाई नहीं देती है। फिर भी बच्चा क्या करेगा, जब वो घर की आकृति बनाएगा तो हो सकता है कि वो घर के अंदर रखी हुई वस्तुओं का भी वो अंकन कर दे, जो कि उसकी अभिव्यक्ति है। उसको हम बच्चे की गलती नहीं मान सकते हैं, वो उसकी अभिव्यक्ति है, यानी कि उसका एक्सप्रेशन है। क्योंकि बाल कलाकार प्रतीकात्मक चित्र बनाता है। बाल कलाकार जो होते हैं वो कैसा चित्र बनाते हैं, प्रतीकात्मक चित्र बनाते हैं, वास्तविक चित्र नहीं। यह हमको याद रखना है कि जो बाल कलाकार होते हैं वो प्रतीकात्मक चित्र बनाते हैं, वास्तविक चित्र नहीं। यह प्रतीकात्मक चित्र बच्चे में प्रस्तुत एक महान कलाकार के दर्शन कराते हैं। ये जो प्रतीकात्मक चित्र बच्चे के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें एक बच्चे में एक महान कलाकार के दर्शन कराते हैं। यदि हम बच्चों की कला को देखते हैं तो हमें ये अनुभूति होती है कि एक बहुत ही महान कलाकार है जिनके द्वारा कोई कृति का निर्माण किया गया है।
उसी तरह हम आगे बात करें तो जर्मनी के लीच वर्क ने बाल कला को आदि मानव की कला के साथ जोड़ कर देखते हैं। जर्मनी के एक फिलोसफर है जिनका नाम है लीच वर्क, उन्होंने क्या किया है, बाल कला को आदि मानव की कला के साथ वो जोड़ कर देखते हैं। आदि मानव की कला आप सभी जानते होंगे, जब इंसान गुफाओं में रहता था तो उस समय उन्होंने जो पेंटिंगें बनाई, आदि मानव के द्वारा जो पेंटिंगें बनाई गई है प्रागैतिहासिक काल में, तो उनके द्वारा बनाई गई कला को लीच वर्क ने बच्चों की कला यानी कि बाल कला से आदि मानव की कला को जोड़ कर देखते हैं। उनका मानना है कि बच्चे की कला में पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी कि रिपीटेशन नहीं होता। वो एक बार जो कलाकृति बनाते हैं उसकी वो पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, फिर उसको रिपीट नहीं करते हैं। उनमें मौलिकता होती है, यानी कि उनमें अपनी मौलिकता होती है। जो वो सोचते हैं वो खुद से बनाते हैं, कहीं से वो कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, उसका वो पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, वो रिपीट नहीं करते हैं। क्योंकि जो कुछ वह चित्रित करता है उसका पूर्व ज्ञान उसे नहीं होता। वह तो एक आधुनिक कलाकार की भांति एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यानी कि अमृत कला में नवीनतम प्रयोग करता है। यहाँ पर एक शब्द आता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को हिंदी में बोलते हैं अमृत कला। अमृत कला बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या है। बस अब इतना समझ सकते हैं कि जो आधुनिक कलाकार के द्वारा जो भी कलाकृतियाँ बनाई जाती है, जिसमें क्या होता है, उनकी अपनी मौलिकता होती है। वो कुछ सोच करके, कुछ अपने विचार से जो पेंटिंग बनाते हैं आधुनिक कलाकार, उनके द्वारा बनाई पेंटिंग को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बोलते हैं। तो बच्चे जो कलाकृतियाँ बनाते हैं, बच्चों की कलाकृतियाँ को भी हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की श्रेणी में रख सकते हैं। तो जब जर्मनी के लीच वर्क ने जब बाल कला को आदि मानव की कला के साथ जोड़ कर देखते हैं, तो हम आइए समझते हैं कि आदि मानव की कला एवं बाल कला, इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। कैसे हम दोनों को रिलेट कर सकते हैं, कैसे हम दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं आदि मानव की कला एवं बाल कला। बच्चों की कला को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम आदि मानव की कला को समझें। यदि हम ये समझना है, बच्चों की कला को समझना है, तो ये सबसे सटीक तरीका है कि हम सबसे पहले आदि मानव की कला को समझें। हम आदि मानव की कला को यदि समझ गए तो बच्चों की कला को भी आसानी से समझ सकते हैं। समझें एवं उसका अध्ययन करें। आदि मानव की कला को क्या करना, हमको अध्ययन करना है, स्टडी करना है, और दोनों की कला में क्या समानता है इस पर विचार करें। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि आदि मानव की कला एवं बच्चों की कला में क्या क्या समानताएं हैं। हम अगर बच्चों की कला को समझना चाहते हैं तो हमें आदि मानव की कला को पहले समझना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि आदि मानव की कला एवं बच्चों की कला में क्या क्या समानताएं पाई गई है। पहली समानता है कि देखने से यह ज्ञात होता है कि दोनों कलाओं में परिप्रेक्ष्य की कमी है, यानी कि पर्सपेक्टिव की कमी है। चित्र में दूरी नहीं दिखाई पड़ देती है तथा गहराई का भी अभाव होता है, यानी कि चित्र में डिस्टेंस एंड डेप्थ ऑफ फील्ड हमें दिखाई नहीं देता है, बस हमें फोरग्राउंड का चित्र प्राप्त होता है, जो कि आदि मानव की कला में भी वही चीज़ दिखाई देता है। आदि मानव ने जो पेंटिंगें बनाई है उसमें भी उन्होंने दूरी एवं गहराई यानी कि डिस्टेंस एंड डेप्थ ऑफ फील्ड को नहीं दिखाया है, उसका अभाव है, यानी कि उसकी कमी है। यही सेम परिवर्तन हमें बाल कला में भी देखने को प्राप्त होता है। बाल कला में भी दूरी एवं गहराई का अभाव रहता है, ये उसकी पहली समानता है। दूसरी समानता की यदि हम बात करें तो रेखाओं तथा आकृतियों में समकोण ही देखने को प्राप्त होते हैं। जो भी रेखाएं व आकृतियाँ बनाई गई उसमें ज़्यादातर वो
समकोण समकोण का ही वो प्रयोग करते हैं। न्यून कोण एवं अधिक कोण, जितनी भी आकृतियाँ बनाई गई उसमें समकोण ही देखने को प्राप्त होता है, न्यून कोण या अधिक कोण। इस तरह के कोण जो हमें प्राप्त नहीं होते हैं चित्रों में, हमें बस समकोण ही देखने को प्राप्त होते हैं। न्यून कोण एवं अधिक कोण बहुत कम ही मिले हैं, मिले भी हैं तो बहुत कम प्राप्त होते हैं, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि बच्चे एवं आदि मानव सीधे साधे प्रवृत्ति के थे। खड़ी एवं परी लाइनों से चित्रों की रचना करते थे। वो लोग चित्रों की रचना जो करते थे वो हॉरिजॉन्टल लाइन से या फिर वर्टिकल लाइन से, इससे ही वो चित्रों की रचना करते थे, या फिर समकोण से। जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिलता है तो समकोण बनता है। तो ज़्यादातर उनकी आकृतियाँ जो होती है वो समकोण से ही होती थी। वो लोग न्यून कोण एवं अधिक कोण का प्रयोग बहुत कम किए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि आदि मानव सीधे साधे प्रवृत्ति के थे, जैसे कि बच्चे होते हैं। यदि कोई बच्चा सीधा स्ट्रेट लाइन खींच रहा है, समकोण बना रहा है, या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन खींच रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो बच्चा जो है बहुत ही सीधा साधा प्रवृत्ति का होगा। तो ये हमें प्राप्त होता है कि आदि मानव भी जो थे वो सीधे साधे प्रवृत्ति के थे। चलिए हम तीसरी विशेषता की बात करें यदि, तो रेखाओं तथा आकृतियों में समकोण ही देखने को प्राप्त होते हैं, न्यून कोण या अधिक कोण बहुत कम ही मिले हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा चौथी विशेषता की हम बात करते हैं अब, कि भाषा के जन्म से पहले ही आदिम कला का जन्म हो चुका था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भाषा के सेक्शन को बताए थे भाषा कैसे आया, भाषा कैसे जन्म हुआ, लेकिन भाषा के जन्म से पहले हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज के जन्म से पहले ही आदिम कला का जन्म हो चुका था, यानी कि आर्ट का, कला का जो है जन्म हो चुका था। आदिवासियों की कला जो होती है उसका विकास हो चुका था, क्योंकि आदि मानव अपने भावों को व्यक्त करना चाहता था, इसलिए उसने पहली रेखा खींची होगी। आदि मानव क्या करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करना था, उनको बताना था, अपनी फीलिंग को शेयर करना था, तो क्या करते थे, पहली रेखा खींचे। रेखा से ही आकृतियाँ बन गई, पहली रेखा खींचे, इसमें और भी रेखा खींच करके वो लोग क्या किए, धीरे धीरे वो एक आकृति के रूप में वो बनती गई। रेखा से ही क्या हुआ, एक आकृति मेरा तैयार होते गया। तो ऐसा माना जाता है कि पहला जो है भाषा से पहले कला का जन्म हो चुका था, कला से ही फिर भाषा का जन्म हुआ। हम अगली विशेषता की बात करें यदि, तो बाल कला एवं आदिम कला का कोई प्रदर्शन नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति है। दोनों में ही अपने भावों को व्यक्त करने की इच्छा विद्यमान है। कोई भी भाषा उनके लिए सूक्ष्म वस्तु है, इसलिए वे दोनों चित्र की भाषा से ही अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि बाल कला एवं आदि मानव की कला जो है उनका कोई प्रदर्शन नहीं है। वो कला का निर्माण एग्जीबिशन के लिए, प्रदर्शनी के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उनकी एक अभिव्यक्ति होती है, एक एक्सप्रेशन होता है जो अपने भावों को व्यक्त करने की इच्छा उनके अंदर रहती है, जो कि कोई भाषा के द्वारा सक्षम नहीं है। उनके लिए भाषा एक सूक्ष्म वस्तु के बराबर है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो दोनों लोग चित्र की भाषा से ही अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। वो पेंटिंग बना करके ही अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। अगली विशेषता की हम बात करें तो इससे आदि मानव और बच्चे की अभिव्यंजना शक्ति का ज्ञान होता है। यही अभिव्यक्ति एक शाश्वत नियम है जो पशुओं में भी देखने को प्राप्त होती है, यानी कि मिलती है। इसमें क्या होता है कि आदि मानव और बच्चे की अभिव्यंजना शक्ति जो होती है उसका ज्ञान होता है। कला के माध्यम से बच्चे की एक्सप्रेशन शक्ति क्या है, उनके सोचने की शक्ति क्या है, ये पता चलता है। ये नियम जो है हमें पशु में मिलता है। पशु भी अपनी बातों को एक लैंग्वेज के सहारे
एक एक्टिविटी के सहारे प्रस्तुत करते हैं। जब भाषा आपको शुरू करेंगे पढ़ाना तो सब चीज़ें और उसमें स्पष्ट हो जाएगी। चलिए अगली विशेषता है चित्र लिखना। चित्र रचना को ही कहते हैं। यदि कोई कह दे चित्र लिखना तो चित्र लिखना का अर्थ होता है चित्र की रचना करना। आदि मानव ने जो चित्र रेखा में लिखे यानी कि बनाए वही उनकी भाषा थी। इसी प्रकार बच्चा भी अपने भावों को लिखता है जिसकी एक भाषा होती है, विभिन्न रेखाओं से जो किसी आकृति द्वारा भावों को व्यक्त करती है। आदि मानव ने जो भी चित्र लिखे यानी चित्र की रचना की है वो उनकी एक भाषा थी, उनकी एक शैली थी, उनका एक लैंग्वेज था। उसी तरह बच्चा भी अपने भावों को लिखता है यानी कि चित्र की निर्माण करता है। वही चित्र उसका एक भाषा के रूप में होती है जो कि विभिन्न रेखाओं के द्वारा हमें देखने को प्राप्त होती है। हम आगे चलते हैं इस विषय में। तो ग्रेगर पॉल्सन ने अपनी पुस्तक द क्रिएटिव एलिमेंट इन आर्ट में भी यही बताया है कि दोनों कलाओं के निर्माण की एक ही पहचान है, वह अपने भावों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने की इच्छा तथा अमृत भावों को मृत रूप प्रदान रखने का आनंद रखती है। सीजेक के अनुसार बच्चा 7 अवस्थाओं में चित्रकारी करता है जो इस प्रकार है। सीजेक ने 7 प्रकार बताए हैं। उनका मानना है कि बच्चे जो होते हैं वो 7 अवस्थाओं में चित्रकारी करते हैं। वह अवस्थाएं कौन कौन सी है हम आगे जानते हैं। उनके अनुसार पहली अवस्था को बोलते हैं कीरम काटी अवस्था। यह एक पहली अवस्था है जिसको हम लोग कीरम काटी से प्रारंभ होती है। बच्चे की जो पहली अवस्था होती है वो कीरम काटी से प्राप्त होती है। इसमें बच्चा क्या करता है कि हाथ में जो कुछ भी आ जाए उसी से वो कीरम काटी यानी कि पोता पाती करता है। बच्चे के हाथ में जो भी कलम मिल जाए वो क्या करता है उसे कुछ भी आकृतियाँ बनाना शुरू कर देता है। वो कलम ले या कुछ भी ऐसे आपको जो उसकी इच्छा करे जो उसका मन करे ऐसे वो आकृतियाँ वो बना देगा। वो जिसका कोई भी रूप कोई भी लय नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं कीरम काटी की अवस्था। यानी कि ये प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें बच्चा कुछ निरूपण करने का प्रयास करता है। दूसरा होता है लय का ज्ञान। दूसरी अवस्था में बच्चा अपने हाथ को लय में घुमाता है तथा चित्रों में लय पैदा करता है। उसके मन में भी लय का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। दूसरी अवस्था में बच्चा क्या करता है आकृतियों कुछ एक लयात्मक रूप में घुमाएगा जिससे क्या होता है कि कुछ आकृतियों का निर्माण हो जाता है। बच्चा क्या करता है कुछ ऐसे ही आकृतियों का वो निर्माण करने का प्रयास करता है वो, तो जिससे अनायास ही कुछ आकृतियाँ का निरूपण हो जाता है। तीसरी अवस्था होती है सूक्ष्म प्रतीकात्मक। तीसरी अवस्था में सूक्ष्म प्रतीकात्मकता से चित्रण करता है। जब तीसरी अवस्था आती है तो बच्चा क्या करता है अपनी आकृति में सूक्ष्मता दिखाने लगता है। यानी कि जो भी चीज़ें वो बनाएगा उसे बहुत ही बारीकी से बहुत ही ध्यान से उन चीज़ों को वो बनाने का प्रयास करता है, जिससे पता चलता है कि वो उसके अंदर एक सूक्ष्मता का भाव उत्पन्न हो रहा है, जिससे कि हर एक चीज़ को वो अच्छे से बनाने का वो प्रयत्न करता है। इस तरह बच्चे कुछ आकृतियाँ बना सकते हैं। हम आगे चलते हैं आकृतियों का ज्ञान। चौथी अवस्था में आकृतियों के प्रकार का ज्ञान होता है तथा बालक कुछ निश्चित आकारों का अंकन करता है। जब चौथी अवस्था बच्चे आते हैं तो कुछ उन्हें आकृतियों का ज्ञान होने लगता है और कुछ निश्चित आकृतियाँ जो है वो उसका निरूपण करते हैं। पांचवा होता है गुण ग्राहकता। पांचवी अवस्था गुण ग्राहकता की है। बालक अपनी कृतियों में कुछ गुणों को व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। अगली इसकी अवस्था है रंग
आकार तथा स्थान का ज्ञान। छठी अवस्था में रंग, आकृति तथा स्थान पूर्ति का ज्ञान उसे होता है। अपनी चित्रों में कैसी रंग योजना होनी चाहिए, आकृति किस ढंग से बनाएं, हम स्थान पूर्ति कैसे कैसे करें, किस स्थान पर चित्र बनाना है, किस स्थान को खाली छोड़ना है, इन सब का ज्ञान उसे छठी अवस्था में होता है। और सातवीं अवस्था है संपूर्ण चित्र का ज्ञान। सातवीं अवस्था में संपूर्ण चित्र बनाने का ज्ञान उसे हो जाता है। तब बच्चा सातवीं अवस्था में जाता है तो उसे संपूर्ण चित्र, पूरी पेंटिंग कैसे बनाना है, इसका ज्ञान उसे सातवीं अवस्था में हो जाता है। हर्बर्ट रीड की एजुकेशन थ्रू आर्ट में भी बाल चित्रकला का 7 अवस्थाओं में विकास बताया गया है, जो कि इस प्रकार है। हमने पहले जाना कि 7 अवस्था जो है वो सीजेक के अनुसार बताई गई है। इसके अलावा और भी एक फिलोसफर हैं हर्बर्ट रीड, उसने भी एजुकेशन थ्रू आर्ट में भी 7 अवस्थाओं का प्रकार को बताया है। इसी तरह हम बाल कला की बात करें तो बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी किताबों में विभिन्न विभिन्न रूपों में इसका वर्णन किया है। हम अगले वीडियो में जानेंगे डॉक्टर विक्टर लोएनफील्ड ने भी, विक्टर लोएनफील्ड, उसने भी अपने किताब में क्रिएटिव एंड मेंटल ग्रोथ, उनका एक किताब है, उसमें भी उन्होंने बच्चों की कला के बारे में वर्णन किया है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार जानेंगे। हम यहाँ पर हर्बर्ट रीड की एजुकेशन थ्रू आर्ट पर बात करते हैं, जिन्होंने 7 अवस्थाओं में विकास का वर्णन किया है। उनके अनुसार किरमकाठी की अवस्था 2 से 5 वर्ष तक रहती है। जो पहली अवस्था होती है जो किरमकाठी बोला जाता है, उसकी अवस्था 2 से 5 वर्ष तक बच्चों के अंदर रहती है। और हाथों में लयात्मक घुमाव की अवस्था, यानी कि लय की अवस्था 4 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। जब बच्चा 4 वर्ष का होता है तो उसे हाथों में घुमाव, लयात्मक घुमाव, कैसे हम आकृति को घुमा कर बनाएंगे, इसका विकास जो है वो शुरू हो जाता है। तीसरी अवस्था में 6 वर्ष तक प्रतीकात्मक वर्णन करने लगता है। जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो वो प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक चीज़ों को बनाने लगता है। चौथी अवस्था में वर्णनात्मक यथार्थवाद का ज्ञान बच्चों को होने लगता है, जो कि 7 एवं 8 वर्ष की आयु में होता है। जब बच्चा चौथी अवस्था में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसे वर्णनात्मक यथार्थवाद का ज्ञान होने लगता है, जो कि 7 एवं 8 वर्ष तक वो रहता है। पांचवी अवस्था में 9 एवं 10 वर्ष की आयु में दृश्यात्मक यथार्थवाद का ज्ञान होने लगता है। जब बच्चा 9 एवं 10 वर्ष की आयु में जाता है तो उसे दृश्यात्मक यथार्थवाद का ज्ञान जो है बच्चे में होने लगता है। छठा में कलाहीनता की स्थिति 11 से 14 वर्ष तक होती है। जो अवस्था होता है 11 से 14 वर्ष की, उस अवस्था में क्या होता है, कलाहीनता, उसे कला के प्रति जो है हीनता की भावना आनी शुरू हो जाती है। कलाहीनता की भावना जो है 11 से 14 वर्ष तक आनी शुरू होती है, यानी कि उसे लगता है कि हम पेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमसे पेंटिंग नहीं होगा। ये अवस्था जो है कलाहीनता की अवस्था उसे बोला गया है। और 7वां जो है कलात्मक का पुनः जीवन 15 से 18 वर्ष तक होता है। उसके बाद जब बच्चा 15 से 18 वर्ष के बीच होता है तो वहाँ पर उसे कलात्मक का पुनः जीवन प्राप्त होने लगता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि कला पढ़ाई नहीं जाती, कलाकार तो जन्म से इस प्रकार की प्रतिभा रखते हैं, इसलिए बच्चों को आधुनिक विचारक कलाकार के रूप में ही मानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम कला को, हम आर्ट को किसी भी विद्यालय में या महाविद्यालय में पढ़ा नहीं सकते हैं, इसकी पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि कलाकार जो है जन्म से ही उस प्रकार की प्रतिभा रखते हैं। कलाकार जो होते हैं
वो कहा भी जाता है कि जन्मजात कलाकार होते हैं। कलाकार जो है जन्म से ही होते हैं, उन्हें आप कहीं पढ़ा नहीं सकते, कहीं सिखा नहीं सकते हैं। और बच्चे भी उनमें से एक हैं, बच्चे भी कलाकार ही होते हैं जन्म से। इसीलिए जो है बच्चों को आधुनिक विचारक जो हैं, जो मॉडर्न फिलोसफर हैं, वो कलाकार के रूप में ही मानते हैं। वो बच्चे को क्या करते हैं, एक कलाकार ही मानते हैं। उनका मानना है कि बच्चे जो है एक कलाकार ही होते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा बाल कला एवं बाल कला की समझ, जो कि डीएलएड प्रथम वर्ष के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम अगले वीडियो में जानेंगे डॉक्टर विक्टर लॉरेनफील्ड का सिद्धांत। उन्होंने भी बाल कला के ऊपर अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया है, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।